अगला टॉपिक हमारा है पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? नहीं, तंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है? भोजन पचाने के लिए जितने अंग और जितनी ग्रंथियां भाग लेती हैं उनको कहा जाता है तंत्र, है ना। कई अंग मिल करके जब एक काम को करते हैं तो उसको कहा जाता है तंत्र कहा जाता है। तो भोजन के पाचन में जो है जितने अंग भाग लेते हैं, आहार नाल से लेकर के डाइजेस्टिव ग्लैंड तक जितने भी हैं उनको कहा जाता है पाचन तंत्र कहा जाता है। और पाचन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? भोजन के जो कार्बनिक अणु होते हैं जटिल होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े जो है जटिल कार्बनिक अणुओं का आपकी कोशिकाओं द्वारा पाचन संभव है ही नहीं, आपकी कोशिकाओं द्वारा अवशोषण संभव ही नहीं है। इसीलिए क्या है, भोजन जो है किसमें कन्वर्ट होता है? सरल कार्बनिक अणुओं में। और इतना छोटा छोटा सरल कार्बनिक अणु होता है जिससे क्या है आपकी कोशिकाओं द्वारा सीधे अवशोषित हो जाता है। ठीक है। पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं और आपकी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करने के योग्य हो जाते हैं, उसको कहा जाता है पाचन। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भोजन जो होता है जटिल कार्बनिक अणुओं से मिलकर के बना होता है। जब तक वो सरल कार्बनिक अणु में नहीं होगा तब तक आपकी कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होगा ही नहीं, है ना। तो इस बेसिस पे क्या है, भोजन का जो है पाचन तंत्र है, यानी भोजन को पचाने में जितने अंग भाग लेते हैं उनको पाचन तंत्र कहा जाता है। और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आहार नाल, दूसरा जो पाचक ग्रंथि। आहार नाल मतलब क्या होता है? आहार नाल मतलब यही नहीं, यानी मुख गुहा से लेकर के हमारी बड़ी आंख तक जितना बड़ा है उसको कहा जाता है आहार नाल कहा जाता है। तो आहार नाल में क्या क्या आ जाएगा? हमारा मुख गुहा आ जाएगा, फूड पाइप आ जाएगी, उसको क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद आमाशय है, उसके बाद आमाशय के बाद फिर हमारा ग्रहणी है, ग्रहणी के बाद छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? आहार नाल। इसमें देखते हैं, बात नहीं भाई, ये होती है 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। और 32 फीट मतलब 9 मीटर होती है, अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 32 फीट हो जाएगी। ठीक है। तो आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले आपका क्या आ गया? मुख गुहा। पहले आपका आएगा मुख गुहा, दूसरे नंबर पर ग्रास नली। ग्रसनी अलग होती है। ग्रसनी में क्या होता है? सांस वास हम लोग लेते हैं ना, जहाँ से वायु जाती है उसको ग्रसनी कहते हैं, श्वसन अंग से संबंधित है। तीसरा हमारा आमाशय, चौथा है छोटी आंत। छोटी आंत, बात नहीं भाई, बड़ी आंत। बड़ी आंत। अब इसमें देखेंगे हम लोग, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत जो होती है वो 1.5 मीटर, है ना। बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है ना, है ना। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये इतनी संकरी होती, इतनी संकुचित होती, इतनी पतली होती है, संकीर्ण होती है, इसलिए इसको छोटा कहा जाता है। लंबाई के बेसिस पे नहीं, अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई तो बहुत ज्यादा इसकी है। क्यों ऐसा किया गया इसको है? क्योंकि जो इसका आकार पतला होता है, काफी संकरी होती, कुंडलित होती है। तो इसको पतली आंत कहना चाहिए। पतली नहीं कहेगी ना। बड़ी आंत क्या होता है? चौड़ी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है, और नहीं। अब देखिए पाचक ग्रंथि में क्या क्या आपका आएगा? पाचन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, वहां से देख रहा, यहाँ से देखिए पाचक ग्रंथि में पहला आपका आ जाएगा लार ग्रंथि, और दूसरा है आपका जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। तीसरा आपका है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि है। तीसरा कौन है?
चलिए लिख लेते हैं। बात नहीं भाई, लीवर यानी यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। उसके बाद आंतरिक ग्रंथि, इतनी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, सबसे पहले पाचन कहाँ पे होता है? मुख गुहा। इसको मिटा दे, अरे दिखाएंगे भाई। मुख गुहा ना, मुख गुहा। देखिए, भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है? नहीं होता है। मुख गुहा में कोई पाचन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? जो कार्बनिक घटक होते हैं छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन टूटता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का यहाँ पे जो है कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल ग्रंथि में पहला काम कौन करती है? लाल ग्रंथि करती है। तो लाल ग्रंथि यानी हमारे जो है मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि होती हैं? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। इसका क्या नाम, जो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, कहा जाता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरे का नाम है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। और तीसरे का नाम है सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। ये 3 प्रकार की जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 3 जोड़ी मतलब 6 होगी। तो इसमें इसका बहुत ज्यादा योगदान नहीं, सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? पैरोटिड ग्लैंड का। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है सांप में क्या होती है? सांप में क्या होता है? जहर का काम करती है, यानी वो थैली लगी होती है वहीं पे जहर बनता है, सांप का जहर। अब इसमें हम देखते हैं लार में क्या होते हैं? लार में होता है एंजाइम, लार में होते हैं एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें? सबसे पहला आता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम, पहले का नाम आपका लाइसोजाइम। दूसरे का नाम है टाइलिन, तीसरा है एमाइलेज, डायस्टेज, डायस्टेज। और चौथे का नाम है म्यूकस, म्यूकस। पहले इसको देखते हैं ना। एंजाइम, एंजाइम कितने लार में हमारे हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कि जैसे भोजन के साथ जीवाणु यानी बैक्टीरिया वगैरह हमारे मुंह में आती है तो लाइसोजाइम क्या करता है? उसका जीव द्रव्य कुंचन करके उनको मार देता है। यदि सबसे पहला काम हमको वायरस बैक्टीरिया से बचाने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ना केवल हमारे लार में पाई जाती है बल्कि हमारे आंसू में भी पाई जाती है, हमारे पसीने में भी पाई जाती है। अगर आंख के माध्यम से कोई वायरस बैक्टीरिया जाना चाहेगा तो लाइसोजाइम वहां खत्म कर देगा। अगर पसीने के माध्यम से जाना चाहेंगे तो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वहां जाना चाहेंगे तो वहां भी खत्म कर देगा। मुंह के माध्यम से जाना चाहेंगे तो लाइसोजाइम वहां पे खत्म कर देगा। नाक के द्वारा जाना चाहेंगे तो नाक में भी जो म्यूकस होता है वहां लाइसोजाइम पाया जाता है, वहां खत्म कर देंगे। यानी मैक्सिमम जो वायरस और बैक्टीरिया को कौन खत्म कर देता है? लाइसोजाइम एंजाइम, जो हमारा बाहरी रक्षा गार्ड होता है ना, रक्षा कवच होता है ना, प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। तो हम जितनी बात कर रहे हैं दुनिया भर के बैक्टीरिया वायरस मुंह में जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जा पाते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है? यहीं पे इनको मार देता है, उनके डीएनए आरएनए उनके जीव द्रव्य कुंचन कर देता है। दूसरे नंबर पे आती है लाइसोजाइम। बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं? खूब मिट्टी उट्टी खाते हैं, कोई सामान गिर गया मिट्टी उठा के खा लेते हैं। और गॉड को पता था
कि जो है इंसानों को तो बना रहा हूँ लेकिन बड़े मलिच्छ होंगे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने लार को दे दिया, लार बना दिया। दिन में कितनी लार बनते हमारे मुंह में ना, सब लोग ऐसे निकलते रहते करके ना। और अगर किसी को कह दिया जाए कि ऐसे मुंह बनेगा तो ढेर सारा मुंह में भर जाएगा लार। तो गॉड ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए इसको बना के रखा है। बच्चों में खूब लार दिखने आती है ना, कुछ तो बचपन में यही कितने लोगों के जो है गले में मम्मी रुमाल बांधते रहते लार चूरने के लिए ना, जो लार इसी में चूहे ना। आपको यूनिक बनाया, आप बिल्कुल एकदम नहीं मलिच्छ मैं भी था। मुझे तो नहीं लगता है। चलिए हालातों ने जो बदल दिया। चलिए बच्चों में क्या होता है, गॉड बहुत लार देते हैं, लार में ही सारी चीजें निकल के आती ताकि जितना भी मुंह के माध्यम से वायरस बैक्टीरिया जाना चाहे सब मर जाए। दूसरी चीज क्या करती है, लार हमारे मुंह को तरोताजा बनाए रखती है, दांत वात को साफ रखती है। दिन के समय देखिए हम लोग 3-4 बार खाते हैं, कुछ भी खा ले दांत एकदम साफ सुथरा रहता है। लेकिन रात में क्योंकि लार कम बनने लगती है, हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद जीवाणु अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो देखते हैं मुंह से स्मेल आने लगती है और दांत वहाँ पे प्लाक जम जाते हैं। जीवा को अगर हम लोग घुमा के देखते हैं तो लगता है परत जमी है ना। तो क्या होता है, रात के समय लार कम बनती है और मुंह हमारे दांत वांत गंदे हो जाते हैं। दिन के समय लार खूब बनती है। छोटे बच्चों को देख लीजिए, छोटे बच्चों में गॉड ने इतना लार दिया कि दांत चमकते रहते हैं ना। छोटे बच्चों को देखिए, हाँ लार की वजह से जो है मुंह साफ सुथरा रहता है। चलिए तुमको तो लार चूहा नहीं बांधी गई रही होगी। चलिए टाइलिंग, टाइलिंग का काम क्या होता है, टाइलिंग जो होता है इसका मेन काम होता है टाइलिंग और डायस्टेज, इन दोनों का काम होता है स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करना, है ना। जैसे हम कुछ खाएं उसमें स्टार्च तो होता ही है, तो ये ट्रिप्सिन हो गया आपका, सॉरी ट्रिप्सिन करें, टाइलिन और ये डायस्टेज, ये क्या करते हैं, बदल देते किसमें, शुगर में बदल देते हैं। तो इन दोनों काम क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का। जैसे हम लोग रोटी वोटी खाते हैं कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है। आजकल सबके यहाँ धान कुटाया जा रहा होगा, हम लोग कुटवाते हैं तो चावल क्या करते हैं, ऐसे ही ना मुंह में ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, यही स्टार्च क्या होता है, टाइलिन और डायस्टेज के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में। इसीलिए जो हमको रोटी सूखी मीठी लगने लगती है, चावल वावल वैसे खाइए मीठा लगने लगता है ना, क्या नहीं लगता है। आज खा के देखिएगा, आगे देखिए, शांत हो जाए भाई। अगला है म्यूकस। म्यूकस को देखिए, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का काम होता है भोजन को चिकना बना के रखना, है ना। ये क्या करता है, भोजन को एकदम चिकना बना देता है ताकि जो भोजन यहाँ से निकलता हुआ नीचे धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे चला जाए ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाते पीते हैं, अभी जो है जब जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं तो क्या करते हैं, फंसने लगता है ना। और म्यूकस क्या करता है, धीरे धीरे उसको अंदर जाने देता है। और कभी कभी छोटे बच्चों को देख लीजिए, रोटी दे दीजिए खाने के लिए, क्या करते हैं, खाते हैं उसके बाद थूक देते हैं ना। तो रोटी कितनी चिकनी लगती है, जैसे जो भोजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं भोजन को, इस अवस्था में बोलस कहते हैं। जब मुंह में भोजन रहता है, जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। कौन जगह के मुख गुहा में छोटे छोटे कड़म जब भोजन टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। तो छोटे बच्चे देखिए खाते हैं थूक देते हैं ना, तो रोटी कितनी चिकनी दिखती है। चावल थूक के हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, खाते पीते रहते तो कंकड़ पड़ जाता है, तो क्या करते हैं, तो या तो हम लोग जो है थूक देते उसको है, और कुछ लोग निगल जाते हैं। छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चे पे मिठाई उठाई बढ़िया चीज खा रहे हैं, कुछ पड़ के उसके बाद उसको क्या करते हैं, हाथ में ले लेते हैं, देखते हो उसको साइड में करके फिर खा जाते हैं ना। सही है ना। चलिए
तो म्यूकस का मेन काम होता है भोजन को चिकना बनाना तथा हमारे जो है बात नहीं भाई, तथा भोजन को क्या करने निगलने योग्य बनाना, ताकि भोजन जो है सरकता हुआ हमारे ग्रास नली से सीधे चला जाए पेट में। इतना क्लियर हो गया। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या 32 फीट होती है। सबसे पहले हमारी लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, जिसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। पैरोटिड जो है सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। लाल ग्रंथि पूछा जाएगा सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है, तो पैरोटिड ग्लैंड है। सांप में यह सांप का जहर बनाने का काम करती है। इससे 4 एंजाइम निकलते हैं। पहला लाइसोजाइम, दूसरा टायलिन, तीसरा डायस्टेज, चौथा म्यूकस। लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारने का काम करता है। टायलिन और डायस्टेज या स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है, हमको सूखी रोटी और चावल वाले मीठे लगते हैं। म्यूकस का काम क्या होता है? भोजन को चिकना बनाना, उसको फिसलने योग्य बनाना। ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद फिर अगला नंबर आता है मुख गुहा में। इतना चीजें होगी। सबसे पहले भोजन में होता है डेक्स्ट्रिनोड टूटता है, उसके बाद स्टार्च जो है शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। अगला नंबर आपका है, ये हो गया फिर ग्रास नली। दूसरा आपका है ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली क्या करती है? मुख गुहा और हमारे जो है मुख गुहा और हमारे आमाशय के बीच एक रूट का काम करती है, जो भोजन को ले जाने का एक माध्यम होती है, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये कैसी होती है? ये पूरी तरह से क्या होती है, यहाँ से लेकर के हमारे फूड पाइप जो होती है, हमारे मुख गुहा से लेकर के हमारे आमाशय से सीधे अटैच होती है ना। ये इसमें कौन सी गति पाई जाती है? इसमें पाई जाती है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति मतलब होता है कि भोजन को ऐसे उसमें गति पैदा होती है, सिकुड़ के धीरे धीरे भोजन को रोक रोक करके हमारे आमाशय में ले जाती है। अगर इसमें क्रमाकुंचन नहीं होती तो हम लोग खाना खाते तो क्या होता, भोजन जो है डायरेक्ट जाके गिरता पेट में। हमने रोटी खाया, उसके बाद ठप जाके पेट में गिरता है ना। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ रोक के रखता है और धीरे धीरे सरकने देता है। जब हम लोग जल्दी खाते तो क्या होता है, अटक जाता है ना। तो देखिए उसके बाद कैसे करते हैं, ऐसे आराम के साथ अरे अटक गया है तो धीरे धीरे हम लोग पानी पीते हैं और आराम के साथ उसको अंदर लेते हैं। और देखिए अभी हम लोग शकरकंद खाते हैं, गंजी उंजी क्या करते हैं, उसको भी देखिए बड़े आराम के साथ अटकने लगते हो, धीरे धीरे हम अंदर लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही काम इसका होता है। शांत हो जाओ भाई, समझ गए। ग्रास नली का मेन काम होता है क्रमाकुंचन गति पैदा करके भोजन को आराम के साथ आमाशय में ले जाने का काम कौन करता है? ग्रास नली करती है। अगर ये क्रमाकुंचन इसमें ना हो तो भोजन डायरेक्टली हमारे पेट में गिरता और चोट लग जाती, धप गिरता, चोट नहीं लगती। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा है, अगला भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय, आमाशय को पता है आप लोगों को? आमाशय को बांटा गया है 3 भागों में। इसको बांटा गया 3 भागों में बांटा गया है आमाशय को। पहले को जो है कहा जाता है ये आपका होता है, इसको कहा जाता है फंडिक, इसको कहा जाता है पाइलोरिक, इसको कहा जाता है गैस्ट्रिक। क्या नाम इसका होता है? गैस्ट्रिक तो होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस भाग में जो है जैसे भोजन हमारे जो है ग्रास नली से सीधे आमाशय में आता है, तो आमाशय में यहाँ जो है सेल्स पाई जाती है, जिसको कहा जाता है आक्सेंटिक कोशिका। यहाँ पाई जाती है आक्सेंटिक कोशिका।
ऑक्सेंटिक कोशिका से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना? क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? भोजन को अम्लीय बनाना ना। तो जैसे भोजन आता है उसको क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। बहुत मजबूत एसिड होता है। अगर बचा हुआ वायरस बैक्टीरिया जो है यहाँ पे आता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या करता है? मार के खत्म कर देता है। यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब अब जब इससे भी ज्यादा मजबूत हो जाता है तब ऐसा तो है नहीं कि सारे वायरस बैक्टीरिया एक ही लेवल के हैं। मजबूत भी होते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी डिस्टर्ब करने वाले तो नहीं मरते हैं। तो जैसे भोजन आता है हमारे कहाँ पे? यहाँ, इसको कहा जाता है कार्डियक। ये भाग क्या है? ये कार्डियक है। तो आमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, 3 भाग होते। तो कार्डियक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे करीब हमारे हृदय को होता है, हृदय के करीब होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कार्डियक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। और जितने भी जीवाणु बच्चे कुचे यहाँ पे आ जाते हैं उनको मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है? क्या? अरे मतलब ऊपर बनाना चाहिए था थोड़ा सा। पहला जो ऊपर का भाग होता है उसको कार्डियक कहते हैं, जो कि दिल के करीब यही होता है सबसे, इसीलिए। दूसरा क्या होता है आपका? ये फंडिक जो होता है, यहाँ ऐसे कांटेनुमा संरचना लगी होती है। ये कांटेनुमा संरचना लगी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, कोई जैसे हम लोग जब व्रत रहते हैं, भोजन को क्या करता है? जब हमको भूख लगती है तो यह क्या करता है? धंसने लगता है, हमको सिग्नल देने का काम करता है। जैसे आप लोग फास्ट रहते होंगे, निराजल कहते हैं ना, जब कुछ नहीं खाते पीते होंगे तो भूख खूब लगती होगी, कहीं बैठते होंगे नहीं कहते अरे बहुत जो भूख लग गई ना, चूहा कूद रहा, धंस रहा है ना। तो कौन फील कराता है? ये फंडिक फील कराता है। यानी भूखा होने पर ये चुभता है और पता चलता है कि भूख बहुत तेज लगी हमको है। पाइलोरिक में जैसे भोजन आता है यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से एंजाइम निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं एंजाइम। और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? यहाँ से आपका पहला एंजाइम निकलता पेप्सिन और दूसरा निकलता है रेनिन। तो ध्यान रखना, पूछेगा कि पेप्सिन जो है आमाशय के किस भाग से निकलता है? तो पाइलोरिक भाग से निकलता है। तो पाइलोरिक भाग से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस भाग से निकलता है? तो कार्डियक भाग से निकलता है। भूख की फीलिंग हमको किस भाग से मिलती है? पता चलता है तो फंडिक से। कांटे लगे होते हैं, चुभते हैं। जब तक पेट भरा रहेगा तब तक ऐसे दबे रहते हैं। जब पेट खाली हो जाता है तो ऐसे खड़े हो जाते हैं। और जब हम बैठते उठते तो चुभना शुरू कर, सोते जाते तो नींद नहीं लगने देते ना। भूख अगर सोइए लेकिन नींद नहीं आती है ना, तो चुभते हैं, फील कराते हैं कि हमको भूख लगी है। तो एंजाइम जो है पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या होता है? जठर रस निकलता है। यहाँ से क्या निकलेगा? एक रस होता है जिसका नाम है जठर रस। और जठर रस में क्या होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाचन शुरू होगा। वहां पे किसका पाचन हो रहा था? वहां जो है हमारे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। कहाँ पे? हमारे मुख गुहा में, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसमें आने के बाद जो है यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होगा और दूध की घुली हुई प्रोटीन, जैसे कोई दूध पी लेता है तब कैसे पचेगा? तो पेप्सिन का काम क्या होता है? जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। किसमें? पेप्टोन्स में। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ना। क्या करता है? पेप्टोन्स में तोड़ देता है। उसके बाद रेनिन क्या होता है? रेनिन अब जानते हैं दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है केसीन। केसीन या कैसिनोजन भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? रेनिन का काम होता है दूध की घुली हुई प्रोटीन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ देता है, यानी दूध को दही में बदल देता है ना। आप लोग देखते हैं छोटे बच्चे दूध पीते हैं, जब उल्टी करते हैं तो थक्के थक्के ग्रुप में निकलता है ना, दही ग्रुप में निकलता है। सही है ना? हम लोग भी क्या है, अभी दूध पी ले, उसके बाद अगर वोमिटिंग हम लोग आ जाए तो थक्के ग्रुप में निकलेगा। ये
रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को पचने योग्य बना देता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा? दही। और दही का अवशोषण हमारे आंत की कोशिकाओं में आसानी से हो सकता है। जैसे जब बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जब दूध पी लेते हैं तो क्या होता है? डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि दूध को पचाने वाला एंजाइम उनके शरीर में कम बनने लगता है। इसीलिए उनको कहा जाता है, डॉक्टर साहब सलाह देते कि बाबा आप जो है दूध ना पीजिए, आप दही खाइए। दही क्या करता है? पूरा पेट को ठंडा बनाए रखता है और अवशोषित कर देता है। आप लोगों की सलाह दे दही खाओ, पेट और सब दुरुस्त रहता है, कहा जाता है ना। समझ गए इसको? पेप्सिन का काम क्या था? प्रोटीन को पेप्टोज में तोड़ना। रेनिन का काम क्या होता है? केसीन, है ना। इसको क्या करना? ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में तोड़ देना या दही में। दूध को किस में कन्वर्ट कर देना? दही में, ताकि जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। समझ गए इतना? उसके बाद क्या होता है? भोजन चला जाता है ग्रहणी में। एक पार्ट होता है यहाँ से आमाशय से योग के आकार का। ग्रहणी में कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे ग्रहणी किसका भाग होती है? छोटी आंत का भाग होती है। तो जैसे ग्रहणी में भोजन पहुंचता है तो यहाँ से एक सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सेक्रेटिन हार्मोन, दो हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो लीवर को एक्साइटेड कर देता है। ये सीधे एक्साइटेड करेगा कि तुम पित्त रस छोड़ो इसमें। अब क्या होता है? अब तक तो अब जब तक आमाशय में था भोजन तब तक कैसा था? अम्लीय था, लेकिन जैसे छोटी आंत में ग्रहणी पहुंचता तो तुरंत छोटी आंत जो है हाथ खड़ी कर देती है। वही हमको क्षारीय माध्यम चाहिए, हम अम्लीयता को नहीं पचा पाएंगे। तो तुरंत यहाँ से क्या होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत पित्ताशय को सिग्नल भेजता है। पित्ताशय तुरंत क्या करता है? यहाँ से जो है पित्त निकालता है और पित्त सीधे भोजन में आके मिल जाती है। अब यानी भोजन को कैसा बना देती है? क्षारीय बना देती है। जैसे भोजन क्षारीय बनता है, अब क्योंकि क्षार अवस्था में क्या होता है? हमारा भोजन अवशोषित होता है। अब यहाँ से भोजन में आके क्या मिल जाता है? पित्त मिल जाती है। और पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। कितना मान इसका होता है? 7.7 पीएच किसका? पित्त का होता है। उसके पहले प्रोसेस और हो जाती है, यहीं पे होता है अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस। और अग्नाशयिक रस में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं, वो भी क्या होते हैं? इसी साथ भोजन में आके मिल जाते हैं। अग्नाशयिक रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक कहा जाता है। सब कुछ पचा देगा वो, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा देगा, फैट को भी पचा देगा और वसा को भी पचा देगा। इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ण पाचक। ये क्या होता है? ये भी आके भोजन में मिल जाता है। अब अग्नाशयिक रस से क्या होता है? 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? अब प्रोटीन फिर बचा हुआ है, यहाँ तो पेप्टोन्स में तोड़ा था कौन? पेप्सिन। अब यहाँ ट्रिप्सिन क्या करता है? फिर प्रोटीन को तोड़ेगा। किसमें तोड़ता है? पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो एसिड में तोड़ देता है। यहाँ टूट गया ये। उसके बाद एमाइलेज का काम क्या होता है? ये क्या करता है? स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देता है। अब देखिए यहाँ भी टूट रहा है। उसके बाद लाइपेज क्या होता है? फैट, वसा बचा था। अगर घी हम लोग खा लिए और ऑयली चीज खा लिए, फैटी चीज खा लिए, मीट उठ खा लिए, उसको पचाने के लिए कौन आता है? लाइपेज आता है। लाइपेज का काम क्या होता है? ये क्या करता है? वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता ताकि पचने योग्य हो जाए। तो यहाँ तक जो होता है हमारे साथ सारी चीजों का पाचन हो जाता है। फिर भोजन चला जाता है छोटी आंत में चला जाता है। जैसे छोटी आंत में चला जाता है तो छोटी आंत में क्या होता है? वहाँ 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, है ना। 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिनमें आपका नाम पहला एरेप्सिन है, माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है और लाइपेज है। 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सब बचा कुचा फिर वहाँ पे शर्करा मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाती है, सबको तोड़ के खत्म कर देते हैं। उसके बाद हर दिन हमारे आंत की कोशिकाओं से क्या होता है? 1.5 लीटर आंतरिक रस निकलता है, सॉरी 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है ना। क्या होता है? जैसे नहीं हम लोग जब जितना खाएंगे उतना ज्यादा आंतरिक रस बनेगा। और हर दिन हमारे मुंह में लगभग 1.5 लीटर लार बनती है। हर दिन कितना? 1.5 लीटर लार बनती है। जब
तब भी प्रोसेस यही रहता है कि हाँ उसकी मतलब जगह पे क्या कैसे- अब जैसे कि पित्त तो वो बनाती नहीं है, वो तो थैली काट दी जाती है ना, हाँ, पहले भी से- लेकिन पित्त बनाता कौन है? लीवर बनाता है। प्रोसेस तो वही रहती है। हाँ एक चीज होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जो उसमें स्टोन हो जाते काट के निकाल ले जाती है, ठीक है। फिर भोजन वहां पे सब कुछ पाचन हो जाता है, आंत की कोशिकाओं में पाचन हो जाता है, बचा हुआ भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाएगा तो वहां जल का पाचन अवशोषण होता है, यानी इतने चीजों पाचन किनका किनकर होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा और वसा का पाचन होगा। क्या विटामिन का पाचन होगा? नहीं होगा। खनिज का पाचन होगा? नहीं होगा। जल का पाचन होगा? नहीं होगा। ये सीधे जो हमारी आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भोजन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। बड़ी आंत में चला गया, वहां पे क्या होता है? जीवाणु क्या करते हैं? बचे हुए भोजन को मल में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां जल का अवशोषण हो जाता है। इस प्रकार भोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आगे हम बताएंगे ग्रहणी में और छोटी आंत में बाकी बची हुई चीजों में पाचन। बस इतना ही।